धन्यवाद संचालक महोदय। सर्वप्रथम बाबा साहब को नमन करते हुए 25वें साप्ताहिक समाचार पत्र के आज भव्य स्थापना दिवस के अवसर पर मंचासीन इसके संपादक एडवोकेट प्रमोद कुमार जी, मंचपासी जिलाध्यक्ष मूल निवासी संघ श्री प्यारेलाल जी और मंचपासन श्री किशनलाल जी, मुंशी हरि प्रसाद टंका धर्मशाला निर्माण समिति के अध्यक्ष श्री महेश लाल जी, हमारे बीच में मंच पर उपस्थित स्टूडेंट प्रोफेसर श्री विनोद कुमार जी और एडवोकेट साहब श्री के आर्या जी, और यहाँ पर इसे बैठे हुए हमारे वरिष्ठ डॉक्टर भुवन चंद जी, भाई बंदी, और इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने वाले और इस मंच स्वर को आज महत्वपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका और समय देने के लिए देने वाले सह संपादक भाई प्रकाश चंद जी और उपस्थित सभी यहाँ पर हमारे भाई बहनें, प्यारे बच्चे, आप सभी का इस मंच से मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और सर्वप्रथम वंचित स्तर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अपने मित्र और भाई प्रमोद कुमार जी का आभार व्यक्त करता हूँ। आखिर इस लंबे और हमारे बीच में कुछ आया है, हमारे मेरे बेटे से फैलो भी हैं यहाँ पर, मैडम आपका हार्दिक स्वागत। और आज से लगभग 20-25 वर्ष पहले जब हम अल्मोड़ा आए थे, उसी समय डॉक्टर प्रमोद जी से हमारा परिचय हुआ था स्टूडेंट है। लगभग 98 में यहाँ पर आए थे। जब यहाँ पर आए थे तो एक नई जोश और उमंग भी थे, विचारधारा भी थी, समाज के लिए काम करने की प्रेरणा भी थी। तो वहीं से हमारा आपसी संबंध बना और एक मित्रतापूर्ण संबंध बने। साथ साथ कॉलेज के समय से आंदोलन में इन चीज़ों में आगे रहे, तो तब से लेकर लगातार एक विचारधारा के साथ एक दूसरे संपर्क में रहे। बल्कि जब वंचित स्वर भी यहाँ पर उस समय था, उस समय भी हम यहाँ पर उपस्थित थे, लगातार इसके कार्यक्रमों में भाग लेते रहे हैं। अब बात यह आई कि वास्तव में वंचित स्वर की आवश्यकता क्यों पड़ी। यह अल्मोड़ा जनपद जो है, हम सभी जानते हैं कि पूरे उत्तराखंड का एक बौद्धिक क्षेत्र रहा है। यहाँ से बड़ी बड़ी क्रांतियाँ भी हुई हैं, न केवल हर स्तर पर क्रांतियाँ हुई हैं। उत्तर प्रदेश सबसे पहले अल्मोड़ा का अखबार के इतिहास में देखें, बंगाल बजट पहले निकलता है पूरे देश में। उसके बाद उत्तराखंड में यहाँ से उत्तर इसी अल्मोड़ा शहर से 1871 में अल्मोड़ा अखबार निकलता है। उसके बाद जब अल्मोड़ा अखबार पहले तो जो है वतन परस्ती वाला अखबार निकलता है, उसके बाद थोड़ी उसके अंग्रेज प्रशासन के प्रति स्वर तीखे होते हैं, तो उसके बाद यह सत्य के रूप में परिवर्तित होता है। उसी दौरान अखबार निकलते रहते हैं। ये अखबारों का वह दौर था इस समय अपने समाज को जागरूक करने के लिए, अपनी बातों को जन जन तक पहुंचाने के लिए जितने भी विचारक थे जो समाज को जगाना चाहते थे, अखबार का सहारा ले रहे थे। इसी अखबार के सहारे को लेने के लिए जब बाबा साहब के अपना अध्ययन पूरा करने के बाद भारत में आए, भारत में आने के बाद सबसे पहले उन्हें इस बात की आवश्यकता महसूस हुई कि एक बात बोलने से कुछ नहीं, लोगों तक लंबे समय तक जो है बात कैसे पहुंचाई जाए, लोगों तक सूचना कैसे पहुंचाई जाए। इसी को देखते हुए उन्होंने सबसे पहले मूक नायक अखबार निकाला 1919। मूक नायक के बाद जरूरत महसूस हुई, जबकि मुश्किल से 1% लोग भी समाज के पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उसके बाद उन्हें जरूरत महसूस हुई कि इसको निकाला। इसके बाद मूक नायक निकलता है, फिर जनता निकलता है, समता निकलता है, बहिष्कृत भारत निकलता है, और फिर हमको 1956 में वो प्रबुद्ध भारत निकलते हैं। इन अखबारों के एक सिलसिला निकलता है जहाँ मूक नायक यानी कि उनका नायक जो बोलते नहीं है, जो बोल नहीं पाते हैं, ऐसा समाचार का नाम ही ऐसा दिया गया था, मूक नायक दिया गया था। और जहाँ पर उन्होंने अखबारों के सिलसिले को छोड़ा, एक जो है प्रबुद्ध भारत के रूप में छोड़ा, यानी कि विद्वान बोलने वाला भारत, ये उनका सिलसिला था। तो इसी से मिलता जुलता जब प्रमोद कुमार जी ने भी अपना यहाँ पर एक अखबार चलाने वाली बात थी, तो टाइटल जो है यही रखा, वंचित स्वर। जैसे मूक नायक से मिलता हुआ टाइटल मुझे भी ये लगा, वंचित स्वर। उससे पहले अल्मोड़ा में जब यहाँ पर एक दौर चल रहा था, उस दौर का पूरा शिल्पकार समाज का नेतृत्व मुंशी हरि प्रसाद टंका कर रहे थे। उन्हें भी इस बात की महसूस हुई, जरूरत महसूस हुई कि हम भी अखबार निकालें। उस समय बहुत से अखबार निकल रहे थे, गढ़वाल में निकल रहे थे, यहाँ निकल रहे थे, पूरे भारत में निकल रहे थे, बाबा साहब को जगाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन अखबारों की बहुलता के चलते स्थानीय स्तर पर भी अखबार की आवश्यकता महसूस हुई। एक बार जो है उसी के दयाशंकर कंपनी से भी मेरी बातें हुई कि जब मैं जानना चाह रहा था कि अखबार कैसे, तो उनका भी कहना था कि उस समय बहुत बड़ी स्थितियाँ थी। जब हम समता अखबार को निकाल रहे थे तो हमारे पास
अखबार निकालते समय उसको प्रिंट करने के लिए कोई भी यहाँ पर तैयार नहीं था। जैसे मुद्दे हमारे थे, आप बात को सोचिए प्रोफेशनल तरीके से, तब जाके जो है एक आगरा से एक पुरानी प्रेस की खरीद की गई थी। उसमें पूरे जितने भी जागरूक लोग थे उस अपने समाज को उन लोगों से डोनेट करने के बाद अल्मोड़ा में यहाँ पर प्रेस स्थापित की गई थी। और प्रेस स्थापित करने के बाद तब जाके अखबार निकाला गया था। उस अखबार का काम यही जागरूकता का था। उस अखबार की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1935 में स्थापित होने के बाद 36 में निकलता है तो लक्ष्मी देवी इसमें जो है पहली महिला पत्रकार निकलती है। वो पूरे देश की पहली महिला पत्रकार जो है पत्रकार है, संपादक रही है। ये अल्मोड़ा शहर में ऐसे ऐसे क्रांतिकारी यहाँ से काम किए हैं। इसी बात से प्रेरणा लेते हुए जब यहाँ पर आए तो प्रमोद जी ने भी इस बात को, उनके अंदर भी जब हम पढ़ते थे, आप चाहते तो बहुत अच्छी सेवाओं में हो सकते थे। आप क्लास 1 क्लास 2 तक की सेवा तक पहुँच सकते थे। आप प्रखर विद्वान थे, पढ़ने लिखने में आपकी रुचि थी। जो एक एकेडमिक रूप से ऊपर तक पहुँचने के लिए जो आवश्यक अर्हता चाहिए होती है वो आपके अंदर था, वो जुनून भी आपके अंदर था। लेकिन आपको कुछ और ही राह पसंद थी, आपको वैचारिकता की राह पसंद थी, अन्य चीज़ें। तो इन चीज़ों को चलते आपने भी वही राह चुनी जो हमारे समाज के डॉक्टर अम्बेडकर हैं, मुंशी हरिप्रसाद गंता जी हैं, और भी हमारे जो विचारक हैं, वो राह पर चलना आपने पसंद किया और लोगों को जगाना पसंद किया। और जगाने के लिए जरूरी होता है मुझे जलना पड़ता है। और यह कितना जलना पड़ता है, एक एक लेख लिखने के लिए अगर आप जो है 200 शब्दों का लेख लिखते हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ा चिंतन यहाँ पर होता है। तो यह चिंतन आपका रहता है। मैं इसका हम पूरे समाज की ओर से, अपने व्यक्तिगत ओर से नहीं बल्कि आपकी ओर से भी जो है इस बात के लिए अब आपके आभारी हैं कि आप इस विषम परिस्थिति के बाद अपने इस व्यक्तित्व के स्तरों को आगे बढ़ा रहे हैं। उसमें आप अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं देते हैं, आप लगातार उसमें आपके सामाजिक मुद्दे दिखते हैं। आपका जो संपादकीय होता है उसमें समाज का चिंतन होता है, समाज की महिलाओं का चिंतन होता है, प्रतिनिधित्व का चिंतन होता है, उत्पीड़न का चिंतन होता है, शोषण का चिंतन होता है। ये लगातार आपका चिंतन। और कई बार आप जब भी हमारी बातें होती है मित्रतापूर्ण बातें, लेकिन ले देके बातें फिर जो है वही सामाजिक मुद्दों पर चली आती है, वही इन्हीं मुद्दों पर आती है कि आखिर जो है सामाजिक समस्याएं क्या है, चिंतन क्या है, ले देके बातें वहीं पर आ जाती है। अगर आप चाहते हैं तो आपके अंदर ऐसी चीज़ें थी, कई राजनीतिक दल आपको लेने के लिए तैयार होते हैं, शायद आप राजनीतिक स्तर पर उच्च पदों पर भी होते हैं, लेकिन आपके अंदर ये चीज़ें थी। मैं इस बात की बड़ी प्रशंसा करता हूँ। आज अब जो है सोशल मीडिया का समय है। एक वो दौर था जब हमारे पास अपनी बात पहुँचाने के लिए किसी भी प्रकार का कोई मीडिया नहीं था। उस समय हमें मीडिया की जरूरत होती है। हम लेख लिखते थे, बातें करते थे, सभाएँ होती थी, लेकिन वो बातें हमारी बंद कमरों तक सीमित हो जाती थी, लेकिन वो बाहर नहीं जा पाती है। अखबार जो है, अखबार की पकड़ कई हजारों लाखों लोगों तक होती है। उस समय बड़ी हमें हमेशा अखबार से शिकायत रहती थी कि हमारी बातें वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। हम बड़े बड़े सम्मेलन करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, गोष्ठियाँ करते हैं, लेकिन वो बातें वहीं तक रह जाती हैं। इस शिकायत ने ही आपके अंदर इस बात को जन्म दिया कि हम अपना मीडिया खड़े करें, जबकि ऐसी स्थिति में नहीं थे मीडिया खड़ा करने की स्थिति में। लेकिन इसके बाद भी ये किया है। लेकिन आज जो है कुछ चुनौतियाँ बढ़ी हैं। एक सोशल मीडिया जो है हमारे लिए एक वरदान के रूप में सामने आया है। आज हम अपनी कनेक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, अपने विचारों को बढ़ा सकते हैं। तो वास्तव में जो है एक बहुत बड़ी क्रांति के रूप में आया है। इसका प्रभाव भी हमें सीधे सीधे देखने को मिल रहा है। लगातार जागरूकता बढ़ रही है। विगत तो मैं अपने समाज को और इन वैचारिकता को देख के निराश नहीं हूँ, बल्कि बहुत आश्वानित हूँ। अगर गति यही चलते रही तो जरूर एक नया मूवमेंट खड़ा होगा। एक हमारा जो एक राष्ट्रीय हित होता है, जो सामाजिक हित है, उस हित की ओर बढ़ रहे हैं। गांव-गांव तक लोगों में चिंतन हो रहा है, मनन हो रहा है, लेकिन इसी बात के साथ साथ मनन भी हो रहा है। अब बात ये आती है कि अगर हम अखबार निकालते हैं तो हमारा अखबार निकालने का नज़रिया क्या है, क्या क्या मुद्दे हमारे पास हैं, कौन कौन सी चुनौतियाँ हमारे पास हैं। इन सब में हमारे समाज के युवाओं की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसी बात को देखते हुए प्रमोद जी का जब इतना लंबा समय था तो आपने अपनी जो एक युवा नेतृत्व या युवा पीढ़ी को तैयार कर रखा है कि आप पहले हम इससे पहले देखते थे भाई जीवन चंद जी इस बात को संभालते थे, वो भी बड़े धीरे धीरे आते आते बड़े अच्छा लेख लिख रहे थे, संपादकीय भी लिख रहे थे। इसके बाद भाई प्रकाश जी यहाँ पर आए, प्रकाश चंद जी, वो भी जो है आज पूरी तरीके से आप अखबार को देख रहे हैं, लगातार संपर्क करते हैं, लेख लिखने के लिए संपर्क करते हैं। पूरे प्रदेश भर में आपका नेटवर्क आपने खड़ा कर रखा है। मैं आपकी भी इस बात के लिए बड़ी सराहना करता हूँ। ऐसे जब इस बात को आप तैयार कर रहे हैं तो हमारी भी कोशिश रहती है कि अखबार किस तरीके से निकल आए। बल्कि हमने पिछली बार जब हमारी बैठकें हुई थी, यहाँ प्रेरणा सदन में बैठकें हुई थी कि लोग कैसे आए, तो एक हमने उसको दिया कि लोग थोड़ी जो है आत्मनिर्भर कि हमारा जो है अखबार बन जाए, लोगों का अपना जो लोग जो हमारे युवा इसमें काम कर रहे हैं, वो युवा इसमें जो काम कर रहे हैं उन युवाओं का भी जो है आजीविका के रूप में भी इसको इस्तेमाल हो जाए। तो ऐसी स्थिति में वैवाहिक विज्ञापन के रूप में इसमें दिया गया था। वह विज्ञापन जो है इसमें एक सफल कार्यक्रम रहा है।
और उसके बाद एक सुझाव यह आए थे हमारे कि हम इस अखबार के माध्यम से पूरी इसको युवाओं से जोड़ने के लिए कभी कभी हम इसमें समसामयिकी प्रश्न देते हैं, सामान्य ज्ञान के प्रश्न देते हैं। इससे ऐसा होता है बच्चों और युवाओं के हाथ में हो जाता है, अपने अपनी ज़रूरत की चीज़ों को अगर जो है ज़रूरत की सामग्री को अगर हर कोई पढ़ता है तो उससे लेकर अन्य चीज़ों को दूर देख लेता है। वो 2-4 अंक निकल पाए, उसके बाद शायद भाई प्रकाश जी इसके लिए उतना समय नहीं दे पाए। अगर वास्तव में अगर हमें लोगों तक पहुंचाना होगा तो उसमें हर वर्ग का जो पाठक वर्ग होता है, जैसे महिलाओं के लिए भी कुछ पाठक वर्ग होता है तो उसके लिए भी किया जाए, युवाओं की रुचि होती है युवाओं के लिए भी दिया जाए, वैचारिकता भी होती है तो वैचारिकता भी दिया जाए, सामाजिक मुद्दे भी दिया जाए, बहुजन समाज के मुद्दे भी जाए। तो समाचार पत्र को चलाने के लिए जितनी विविधता उसमें होगी, वो विविधता का अर्थ है एक ही परिवार में लोग होते हैं तो सभी का टेस्ट अलग अलग होता है खाने के लिए। वैसे ही वैचारिक का अध्ययन का टेस्ट भी अलग होता है, युवाओं का चिंतन अलग होता है, बच्चों का चिंतन अलग होता है, महिलाओं का अलग होता है, कुछ वरिष्ठ रिटायरमेंट लोग होते हैं उनका चिंतन अलग होता है। तो इसका हमें अगर हम ध्यान रखेंगे धीरे जो है निश्चित रूप से हमारा जो है प्रचार प्रसार भी बढ़ेगा और इनकी संख्या भी बढ़ेगी। अब बात करते हैं कि अब हमारे पास अखबार चलाने की जो ज़रूरत उस समय महसूस हो रही थी, सोशल मीडिया के होते हुए भी इस अखबार की ज़रूरत की जो है कहाँ आवश्यकता महसूस हो रही है। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया हम कितना ही लिखें, सोशल मीडिया की उतनी गंभीरता नहीं रहती है, नहीं प्रमाणिकता है और यूज एंड थ्रो की तरह का इस्तेमाल हो रहा है। जिस तरह से हमने जो है यूज एंड थ्रो जो कोई भी बर्तन होते हैं, ये चीज़ें हैं शादी ब्याह बारातों में इनका यूज़ करते हैं, फेंक देते हैं, उसको आप भूल जाते हैं। तो सोशल मीडिया एक त्वरित क्रांति तो लाता है, लेकिन उसके बाद भी अभी हमें ये नहीं लग रहा है कि वो प्रिंट मीडिया का विकल्प के रूप में खड़ा हो सकता है। क्योंकि प्रिंट मीडिया में अगर कोई भी चीज़ें लिखते हैं तो उसकी प्रमाणिकता होती है, उसको आप दस्तावेज के रूप में लंबे समय तक अपने पास रख सकते हैं। बहुत से लोगों ने जब हमने लिखा कोरोना काल में, मैंने जो है उसमें हमें समय भी मिल गया था, लिखने की बहुत इच्छा करती है लेकिन उतना समय नहीं मिल पाता है, तो उस मैंने जो है शिल्पकार समाज के इतिहास पर लिखा था, जनेऊ आंदोलन पर लिखा था, इन चीज़ों को बेकार पर लिखा था, उसमें शिल्पकार समाज की भूमिका पर लिखा था। तो उसको जब लिखा था बहुत से लोगों के इधर उधर से फोन आए थे, उन लोगों ने कहा कि यार कभी जो है बहुत से लोगों को आउट ऑफ इंडिया हमारे जो है बाहर विदेशों में भी अपने लोगों ने उनको भेजा। उन्हें बहुत से लोगों का कहना था कि हमारी नई पीढ़ी जो है बहुत चीज़ें जानती है, वो बहुत अच्छे इंजीनियर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, बहुत चीज़ें जानती है, लेकिन वास्तव में अपने समाज के बारे में नहीं जानते हैं, अपने मूवमेंट के बारे में नहीं जान रहे हैं। तो इसलिए हमें उनको जानना जरूरी है। बहुत लोगों ने उनको संरक्षित भी रखा है, तो इसलिए प्रिंट मीडिया की हमें बहुत ज़रूरत है। आज प्रिंट मीडिया के रूप में आज हम देखते हैं हर बात का भी हमारे संचालक भी कह रहे थे कि कितनी दुकानें हैं, कितना प्रतिनिधित्व है। हम हर जगह चाहते हैं कि यह देश हमारा भी है और यह प्रांत हमारा भी है, हर जगह हमें अपनी भागीदारी चाहिए। तब हमें एहसास होता है कि हम कब अपना जुड़ाव भी महसूस करते हैं उससे। प्रतिनिधित्व के तौर पर देख रहे हैं तो आज अप्रत्यक्ष रूप से बहुत बड़ी चोट हमारे समाज पर पहुँच रही है। सबसे ज़्यादा एक बहुत बड़ा एक जो है इसके लिए हमें जो है जनसंपर्क तैयार करना है और ये जो है लोगों को एक तरह से तैयार करना है कि नए रोस्टर को लगाने से किस प्रकार से हमारे हितों पर चोट पहुंच रही है। इसका मैं थोड़ी सी जो है संक्षिप्त में बताऊंगा कि जब से नया रोस्टर लागू हुआ है, पहले कहीं पर भी अगर कोई विज्ञप्तियाँ निकलती थी तो विज्ञप्ति में जितने पद आते थे उन पदों के अकॉर्डिंग सीधे पदों का परसेंटेज निकाल दिया जाता था। 80-19% हो गया, 80-4% हो गया, OBC 14%, जितने पद आ रहा है उतना निकाल दिया जाता। लेकिन जब इनको लगने लगा कि इससे जो है लगातार इनकी संख्या बढ़ते जा रही है तो एक नया तरीका निकाल दिया। अब तरीका क्या निकाला है कि हर विभाग में रोस्टर पंजिकाएँ बनेंगी। उस रोस्टर पंजिकाओं को बनाने के बाद अगर रोस्टर पंजिकाएँ बन जाती है तो उदाहरण के तौर पर अगर देखें इसी विभाग में अगर 100 पद रहते हैं तो 100 पद रहते हैं तो 100 पदों से वहाँ पर रोस्टर पंजिकाओं के अनुसार पदों का विभाजन इसी प्रकार से हो जाता है। 19 पद हो गया, 4 हो गया, 14 हो गया, ऐसे विभाजन हो जाता है। तो जब नई वैकेंसी आएंगी तो इसी आधार पर देखेंगे कि उस रोस्टर में कितने पद किसके वैकेंट हो रहे हैं, कितने खाली हो रहे हैं। पद लगभग 3 तरीके से रिक्त होते हैं, या तो पदोन्नति से रिक्त होते हैं, या रिटायरमेंट से होते हैं, या कर्मचारी के साथ कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो उससे पद रिक्त होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी मात्रा में जो पद रिक्त होते हैं नीचे के पद वो पदोन्नति से हो रहे हैं। लेकिन पदोन्नति में रोक लगने से वो पद रिक्त नहीं हो पा रहे हैं। तो परिणाम स्वरूप जितने पद हमारे हैं वो वर्षों तक पिछले 10-20 सालों से वो पद भरे के भरे रह रहे हैं और जब विज्ञप्तियाँ निकल रही हैं तो वहाँ पर 80 जो है वो नील करके आ रहा है, रिक्तियाँ भर के आ रही हैं। कई प्रांत भर से मेरे पास फोन आता है लोगों के कि हमें यहाँ पर तो हमारे इतने पद बनने चाहिए थे लेकिन हमारा इसमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। इस पर जो है बहुत बड़ी चोट हमारे समाज पर पहुँच रही है। लेकिन अगर देखें कोई भी अधिकारी कहीं से विज्ञप्ति निकाल रहा है वो कहीं भी जो है कानून की अवहेलना नहीं कर रहा है। असल में कानून ही ऐसा बना दिया गया है
कि हमारे रोस्टर में जितने पद रिक्त हैं उतने ही पद निकाले जाएंगे। तो यही स्थितियाँ हो रही हैं। तो ऐसी स्थिति में अब जो है लगातार पद आ रहे हैं, अगर रिक्त नहीं हो रहे हैं तो हमारी जो युवा पीढ़ी पढ़ रही है लिख रही है उसके लिए अवसर लगातार खत्म होते जा रहे हैं। अगला कारण जो है लगातार सार्वजनिक क्षेत्र का बड़ा हुआ जो है निजीकरण। इस निजीकरण जो है एक सार्वजनिक क्षेत्र को लंबे जो है आज़ादी के बाद बहुत बड़ी पूरी जनता के पैसों से, जनता की मेहनत से इस जो है सार्वजनिक क्षेत्र को खड़ा किया गया है और लगातार औने पौने दामों में इनको निजी क्षेत्रों को दिया जा रहा है। पहले तो एक मनोदशा यह रहती थी कि जो क्षेत्र लाभदायक नहीं है उन क्षेत्रों को हम जो है निजी क्षेत्रों को दे रहे हैं। अब तो ये दिख रहा है सरकार के लिए अच्छा खासा लाभांश कमाने वाले क्षेत्रों को भी लगातार निजी क्षेत्रों को दिया जा रहा है। तो हमारे लिए जो है हमारी प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि ठीक है, अगर आप जो है निजी क्षेत्र को दे रहे हैं तो निजी क्षेत्र में हमारी भी भागीदारी होनी चाहिए। अगर वो क्षेत्र जो है अगर लगातार इस प्रकार से बोलियाँ बोली जा रही है कुछ इस क्षेत्र के लोगों को भी इसमें मिलना चाहिए, ये हमारी है। इसके लिए हमें जनमत तैयार करना है। तो ये जनमत तैयार कराने में सबसे बड़ी भूमिका हमारे समाचार पत्रों की होती है। इसके बाद लगातार हम इसको देखते नहीं है। अभी मैंने हाल ही में एक RTI लगाया है। RTI लगाने के बाद मेरे पास रिपोर्ट आई जब चंपावत में सुनीता देवी भोजन माता प्रकरण आया, पूरे देश भर में फैला, देश के साथ साथ पूरे विदेशों तक भी स्थितियाँ गई कि एक भोजन माता का बनाया हुआ भोजन खाने से बच्चे भी इनकार कर देते हैं। छोटे से बच्चे, मासूम से 10-11 साल के बच्चे इनकार कर रहे हैं। आखिर उनको ऐसे संस्कार कौन दे रहा है? कौन कह रहा है कि बच्चे जो है बेटा उसके साथ उसके जो है बना हुआ खाना नहीं खाना है? तो यानी कि वो संस्कार जो है उनको घरों से पीढ़ी दर पीढ़ी मिल रहे हैं। तो हमने भी जानना चाहा, अगर हम अपने जो है यूथ एज प्रोफाइल के आधार पर देखते हैं तो प्राथमिक स्तर पर लगभग 55-60% बच्चे 80 के हैं स्कूलों में, लेकिन भोजन माताओं की स्थितियाँ देखते हैं तो पहाड़ी क्षेत्रों में लगभग 2-3% भोजन माताएँ हैं। मात्र कुछ जो है मैदान उधम सिंह नगर और हरिद्वार में स्थिति थोड़ी बहुत ठीक है, पहाड़ी जिलों में बहुत कम भोजन माताएँ 2-3%, जबकि जो है वहाँ पर जो है 2-3% ही सवर्ण बच्चे वहाँ पर हैं। तो ये मुद्दा कौन उठाएगा? ये मुद्दे भी हमारे लिए उठाए, हमें उठाने हैं। और भी बहुत से ऐसे मामले हैं जिनमें हम जो है हमें लगातार अपने मीडिया की आवश्यकता है, अपने जनमत की आवश्यकता है। अगर हम यहाँ पर अभी बोल रहे हैं लेकिन हमारी बातें इतनी तकी जा रही हैं, लेकिन अगर इसको जो है हम सही तरीके से लोगों तक पहुँचाएँ, अपनी बातों को पहुँचाएँ, एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा हो सकता है, जनमत यहाँ खड़ा हो सकता है। और जनमत के साथ साथ जब लोग एक स्वर में अपनी आवाज़ उठाते हैं तो सरकारों को भी झुकना पड़ता है। सरकार तभी हमारी बात पूछती है जब हम एक स्वर में अपनी बातें रखते हैं। ये हमारे जो पढ़े लिखे वर्ग है उसके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमें महसूस होता है कि बार बार हम अपने समाज का जो हमारा पढ़ा लिखा वर्ग है, नौकरी पेशा वर्ग है, यह आर्थिक रूप से सबसे ज़्यादा संपन्न वर्ग है। अपने समाज को देखें, सवर्ण समाज को देखें तो वहाँ पर नौकरी पेशा जो वर्ग है हमारी तरह, वो समाज के वहाँ आर्थिक रूप से देखें तो लगभग तीसरे-चौथे पायदान पर आता है। उनके वहाँ सबसे टॉप पर बिजनेस क्लास आता है, ठेकेदार वर्ग आ जाता है, उसके बाद कुछ राजनीतिक कार्यकर्ता ये लोग आते हैं, तो नौकरी पेशा तो तीसरे-चौथे पायदान पर आता है। लेकिन जब हम अपने समाज को देखते हैं तो हमें सबसे अच्छे घर जो दिखते हैं, सबसे अच्छी आर्थिक हालात जो दिखती हैं वो लगभग नौकरी पेशा की दिखती हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि हमारी जितनी भी आर्थिक प्रगति हुई है वो सभी आर्थिक प्रगति केवल संविधान में जो प्रावधान है, जहाँ हमारी अनिवार्यता है उसी के बल पर हुई है। जहाँ अनिवार्यता नहीं हुई है वहाँ पर हमारे कोई कहीं पर भी हमारा वहाँ पर कोई भागीदारी नहीं हुई है। हमारे लोग वहाँ पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आज स्वरोजगार की बातें की जा रही हैं। वास्तव में स्वरोजगार सबसे बड़ा रोजगार का सबसे बड़ा क्षेत्र है। अगर देखें औपचारिक रूप से, अगर लोग जो है संगठनिक रूप से अगर देखें, संगठनिक क्षेत्र में रोजगार का मात्र 2% रोजगार है। बाकी 98% जो रोजगार है वो असंगठित क्षेत्र में है। असंगठित क्षेत्र में इतना बड़ा रोजगार होने के बाद भी हमारे समाज वहाँ पर एक वर्कर के रूप में है और जो है फॉलोअर के रूप में है, मजदूर के रूप में काम कर रहा है, उत्पादक वर्ग के रूप में काम कर रहा है, कहीं पर भी लीडर के रूप में काम नहीं कर रहा है। हमारा ये चिंतन है। मैं बागेश्वर में एक बार जब हमारा ये 2 साल का जो है पहले जब ये पदोन्नति में आरक्षण वाला मामला चल रहा था तो वहाँ पर पदोन्नति में आरक्षण के समर्थन में पूरे स्कूल बंद कर दिए गए थे, मार्केट बंद कर दी गई थी। व्यापार मंडल ने, मैं व्यापार मंडल के लोगों से मिला, व्यापार मंडल के अध्यक्ष से मिला। मैंने कहा क्या भाई क्या बात हो गई कि जो है क्या एक ही वर्ग का आपका जो है कस्टमर रहता है? क्या हम लोग आपके कस्टमर नहीं हैं? आप लोगों ने एक के पक्ष में जो है बाजार बंद कैसे कर? तो उन्होंने कहा कि हमारे पास प्रस्ताव आया था और प्रस्ताव बहुमत से पास हो गया तो हमने कर दिया, हमने कोई अपने मन से नहीं। फिर मैंने जानना चाहा कि आपके जो है व्यापार मंडल में कितनी दुकान है? उनका कहना था 740 दुकान है। मैंने कहा 80 की कितनी है? उन्होंने कहा 24 दुकान है, वो भी जो है छोटी मोटी दुकान। अब लगा लीजिए 740 दुकानों में से जो रजिस्टर्ड दुकानें थी व्यापार मंडल में, मात्र जो है 24 दुकानें 80 के लोगों की थी। तो ऐसी स्थिति में कहाँ हमारा प्रतिनिधित्व है? जबकि स्वरोजगार का सबसे बड़ा क्षेत्र है। यही स्थिति अल्मोड़ा में भी है, यही स्थिति हर क्षेत्र में अगर हमें देखने को मिलती है। ये हमारी समस्या है कि कहाँ होगा।
आज हम देखते हैं कि राजकीय स्तर पर ठेकेदारी प्रथाएं चल रही है। एक भी अच्छा खासा ठेकेदार हमें नहीं दिखाई दे रहा है जो अपने दम पर खड़ा है। राजनीति में देखा है बहुत से लोग राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं, लेकिन राजनीतिक दल से भी केवल उसी की स्थिति अच्छी है जिसको विधायक का टिकट मिल जा रहा है, सांसद का टिकट मिल जा रहा है। उसके अतिरिक्त कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता हमने आर्थिक रूप से इतना मजबूत नहीं देखा है। तो ये हमारा चिंतन है कि आखिर ऐसा माहौल क्यों नहीं बन पा रहा है कि हमारे लोग आर्थिक रूप से आज पढ़े लिखे बहुत से बच्चे हैं हमारे, लेकिन जो है कई बार जो है हम गाँव में काम कराते हैं, अच्छे खासे हमारे BEd वाले लड़के हमारी मजदूरी करने को जो है तैयार हुए। ये बच्चों पर हमें तरस आता है कि ऐसी स्थितियाँ हैं, मजबूरी है, मजबूरी कुछ भी करा देती है। अपनी डिग्रियाँ छुपा के जो है मिस्त्री के अंदर काम कर रहे हैं, मिस्त्री से भी कम पैसा ले रहे हैं। ये हमारा चिंतन है। तो इस चिंतन को कभी भी जो है मुख्य धारा का मीडिया कभी भी इसको तवज्जो नहीं देता है। तो हम सब की जिम्मेदारी बनती है इस वर्ग के लिए सोचने की, चिंतन करने की, लेखन करने की, लोगों से जो है लोगों तक अपनी बातें पहुँचाने की। ये हमारी समस्या है, ये हमारी चुनौतियाँ हैं, इसके लिए हमें सोचने की जरूरत है। हम अगर जो है देखा है पूरी क्रांतियों का दौर जितना भी आया है, मार्टिन लूथर के बारे में देखते हैं जिससे धार्मिक क्रांति का दौर आया, उस धार्मिक क्रांति के बाद पूरे दुनिया भर में चेंज आया। उसी चेंज में जो है उसने भी जो है अपने सूचना तंत्र के माध्यम से काम किया। अखबारों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही, युवाओं की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो हमारे यहाँ युवा वर्ग जितना भी है, आपसे हमारा अनुरोध है कि आप अपने अध्ययन के साथ साथ जो है सामाजिक चिंतन भी करें। सामाजिक चिंतन के साथ साथ वैसे तो यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं, जितने भी युवा आए हैं, वो सभी इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं। जो सामाजिक क्षेत्र में है वही यहाँ पर आते हैं, अन्यथा ऐसे युवा भी यहाँ पर नहीं आते हैं। तो आपसे हमारा यही भी अनुरोध है कि आप अपना अध्ययन भी करें, चिंतन भी करें और आगे प्रगति के लिए भी काम करें। तो अधिक समय न लेते हुए मैं आज पुनः और भी हमारे वक्ता हैं उनको भी सुनेंगे। तो ये हमारा जरूरी है कि हमारा क्या चिंतन है, ऐसी सभाएं हमारी होती रहनी चाहिए ताकि हम उसमें बैठे चिंतन करें। चिंतन के बाद चिंतन मनन करने से ही हमारे विचारक पैदा होते हैं, विचारक करने से ही विचार पैदा होते हैं, इसी से इतिहास भी पैदा होता है। और जिस समाज का अपना इतिहास नहीं होता है वो समाज कभी अपने पाँव पर खड़ा भी नहीं हो पाता। इसलिए हमारी परंपराएं कुछ और है, हमारा इतिहास हमें छोटे माहौल में जी रहे हैं। हमें वास्तविकताओं को पहचानने के बाद अपनी जड़ों को पहचानना है, उन जड़ों पर जो है खड़ा भी रहना है। वो पेड़ बहुत ज़्यादा देर तक नहीं टिका जो अधिपादक होता है, यानी कि अपनी जड़ें और भोजन के लिए दूसरे पेड़ों में अपनी जड़ें दबा के रखता है। हमें स्वयं अपने लिए भोजन जुटाना है, वैचारिकता स्वयं अपने लिए जुटानी है। तो ये काम हमारे हैं। तो इस काम के माध्यम से हम वंचित वर्ग के माध्यम से, अपने समाचार पत्र के माध्यम से अपने आप की अपनी अभिव्यक्तियों को, समाज की सच्चाइयों को, समाज की समस्याओं को और अपनी संस्कृति को वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास कर सकते हैं। तो इस बात के लिए मैं इस आयोजन के लिए उपस्थित सभी आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही इसके आज के इस संपादक मंडल में संपादक और सभी मंचासीन अतिथि और संचालक सभी का पुनः आभार व्यक्त करता हूँ और वंचित वर्ग की उत्तरोत्तर प्रगति के लिए सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।